एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण संबंधी कार्य नीतियाँ पार्ट सेकेंड। इसका ये हमारी इकाई 6 है। इकाई 5 जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उसकी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज की जो हम लोगों का इकाई है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है जहाँ से हम लोगों को तैयार करना है, पढ़ना है, वो है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम तथा इसके मुख्य लक्ष्य। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के पंजीयन, अवधारण तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है ताकि बच्चे श्रेणी अनुकूल अधिगम स्तर प्राप्त कर सकें। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य कि बच्चे की जो पंजीकरण है, यानी कि बच्चों का जो स्कूल में नाम लिखाया जाता है, और इसके साथ ही साथ शिक्षा की जो गुणवत्ता है उन दोनों में सुधार लाना है। यानी कि अधिक से अधिक बच्चों का नाम स्कूल में लिखा जाए और जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें और अधिक उसके विकास में कार्य किए जाएं। क्यों किए जाए? ताकि बच्चे श्रेणी अनुकूल अधिगम स्तर है उसको प्राप्त कर सकें। इसका उद्देश्य लिंग संबंधी अंतरों को तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच के अंतराल को कम करना है। 1998 में हुई राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के फलस्वरूप सर्व शिक्षा अभियान आरंभ किया गया। कब? 2001 में। संविधान के 86वें संशोधन के अनुसार, जिसका अधिनियम 2002 में हुआ, प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करने की बात कही गई, परंतु एक अधिनियम के रूप में यह अगस्त 2009 में भारतीय संसद में पारित हुआ। तो यह आरंभ जो है कब हुआ था अधिनियम? तो 2001 में, और इसको 2002 में मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृत किया गया। लेकिन अगर इसको पारित करने की बात कही जाए तो अगस्त 2009 में भारतीय संसद में ये पारित किया गया। तो ये तीनों सन आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान की मूल विशेषताएं या लक्षण क्या है। पहला तो यह है कि इस कार्यक्रम की एक निश्चित समयावधि है जिसके भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण की प्रक्रिया पूरी करनी है। यह कार्यक्रम देश भर में गुणवत्ता युक्त बेसिक शिक्षा की अपेक्षाओं का प्रत्युत्तर है। बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को प्रोन्नत करने का अवसर है। बच्चों की शिक्षा में पंचायती राज संस्थानों, विद्यालय प्रबंधन समितियों, ग्राम शिक्षा समितियों, अभिभावक अध्यापक संघों तथा स्थानीय जनता को सम्मिलित करने का एक प्रयास भी है। देश भर के सर्वाधिक प्रारंभिक शिक्षा के प्रति यह एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है। यह प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में स्वायत्त समितियों तथा अन्य तृणमूल या आधारिक संरचनाओं को सम्मिलित करता है। इसके अंतर्गत केंद्र, राज्यों तथा स्थानीय शासन की भागीदारी का स्वागत है। राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अपना स्वयं का दर्शन विकसित करने का यह कार्यक्रम एक अवसर है। व्यूह रचनाओं के कार्यान्वयन में सरकारी व निजी भागीदारी करने का अवसर भी है। इन सब के अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम बच्चों में मानव योग्यताओं में सुधार लाने का अवसर प्रदान करता है, जो एक मिशन के रूप में समुदाय द्वारा स्वीकृत गुणवत्ता युक्त शिक्षा के प्रावधान के द्वारा होता है। तो ये सारे हैं वो इसकी विशेषताएं और इसके लक्षण हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लक्ष्य तथा उद्देश्य। तो इसका लक्ष्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को उपयोगी तथा संगत प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। तो ये जो है वो इसका लक्ष्य है, ये आप लोग ध्यान रखिए। ये लाइन से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अवगत होंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। लेकिन इसका लक्ष्य क्या है? तो 2010 तक ये सन आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो कि सन निकल चुकी है। इस कार्यक्रम का एक अन्य लक्ष्य है विद्यालयों के प्रबंधन में समुदाय के सक्रिय सहयोग की सहायता से सामाजिक, क्षेत्रीय तथा लिंग संबंधी अंतरों को पार करना। उपयोगी और संगत शिक्षा का अर्थ है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की तलाश करना जो समुदाय से विमुख नहीं करती, अपितु समुदाय के भाईचारे या इसकी एकता पर पनपती है। शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य है बच्चों को उनके प्राकृतिक वातावरण के विषय में सीखने के अवसर देना और उस वातावरण को इस प्रकार वश में करना जिससे उनकी मानव क्षमताओं तथा आध्यात्मिकता तथा भौतिक रूप से पूर्ण विकास हो सके। अब इसका उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। इसके उद्देश्य जो हैं वो इस प्रकार है। पहला तो ये है कि यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे विद्यालय में आए। जो बच्चे विद्यालय से बाहर हैं उन्हें विशेष विद्यालयों की योजनाओं जैसे शिक्षा गारंटी स्कीम तथा वैकल्पिक तथा नवाचारी विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत किया जाए। बैक टू स्कूल
यानी कि वापस विद्यालय की ओर जाना अधिनियम अभियान 2003 तक पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में 2005 तक बढ़ा दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन आपसे बन जाए कि बैक टू स्कूल यानी कि वापस विद्यालय की ओर, ये अभियान कब हुआ, तो 2003 तक इसको पूरा करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में इसको कितना बढ़ा दिया गया, 2 साल और बढ़ा दिया गया, यानी कि 2005 तक इसका लक्ष्य जो है वो आगे बढ़ा दिया गया। वर्ष 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लें, 2010 तक सभी बच्चे 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा भी पूर्ण कर लें। तो ये इसके लक्ष्य हैं। वर्ष 2010 तक सात्विक अवधारण, इसके अतिरिक्त प्रारंभिक गुणवत्ता शिक्षा में लिंग भेदी तथा सामाजिक अंतरों को पाटने तथा सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ति से पूर्व विद्यालय न छोड़ने पर बल दिया गया है। तो ये सारे जो हैं वो सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य हैं। अब अगर हम इसकी मुख्य व्यूह रचना की बात करें तो राज्यों को शैक्षिक प्रबंधन, विद्यालयों में उपलब्धि स्तर, वित्तीय मामलों, विकेंद्रीकरण, अध्यापकों की भर्ती, मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन, समुदाय स्वामित्व, राज्य शिक्षा अधिनियम, लड़कियों की अनुसूचित जाति जनजाति तथा वंचित समूहों की शिक्षा तथा पूर्व बालिकाएं देखभाल, बस शिक्षा समेत अपनी शिक्षा प्रणाली का एक वस्तुगत मूल्यांकन करना होगा। कई राज्यों ने अपने प्रारंभिक शिक्षा की संचालन प्रक्रिया में पहले से ही काफ़ी परिवर्तन ला दिए हैं, जैसे कि अविच्छिन्न निधियन, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान इस तर्क पर आधारित है कि प्रारंभिक शिक्षा का निधियन अविच्छिन्न या सतत रहना चाहिए। इसके लिए अनिवार्य है कि केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय भागीदारी में एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य हो। दूसरा क्या है? दूसरा है समुदाय स्वामित्व, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए ये आवश्यक है कि प्रभावी विकेंद्रीकरण के द्वारा विद्यालय आधारित कार्यक्रमों का स्वामित्व समुदाय के हाथ में हो। इसमें तेजी लाने के लिए महिलाओं, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को सम्मिलित किया जाए। संस्थानिक क्षमता निर्माण, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत NUEP, NCERT, NCTE, NCERT, SCERT और SIEMAT डाइट जैसे राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय संस्थानों की क्षमता निर्माण में भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुणवत्ता में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि विशेषज्ञों तथा संस्थानों की एक अखंड सहायक प्रणाली विद्यमान हो। मुख्यधारा शैक्षिक प्रबंधन में सुधार लाना, इसके लिए आवश्यक है कि संस्थागत विकास हो, नए उपागम लाए जाएं, जो विविध प्रयोग में लाए जाएं वे लागत प्रभावी तथा कुशल हो। पूर्ण पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित मॉनिटरिंग, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में समुदाय आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली का प्रयोग होगा। शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली, यानी कि EMIS, सूक्ष्म आयोग तथा सर्वेक्षण से प्राप्त समुदाय आधारित सूचनाओं और विद्यालय स्तरीय आंकड़ों में समन्वय होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय से यह अपेक्षा होगी कि वह प्राप्त अनुदानों समेत सभी प्रकार की सूचनाओं को अन्य विद्यालयों के साथ बांटेंगे। बस्ती आयोजन इकाई के रूप में बस्ती आधारित योजनाएं जिला योजनाओं का आधार बनेगी। समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अध्यापकों तथा अभिभावकों के मध्य सहयोग की कल्पना की जाती है तथा ये सभी समुदाय के प्रति उत्तरदायी तथा पारदर्शी होंगे। लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान में लड़कियों की शिक्षा और विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की जो लड़कियां हैं उनको शिक्षा की प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष समूहों पर बल, शैक्षिक प्रक्रिया में अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक जो भी समूह हैं, शहरी वंचित बच्चों, अन्य वंचित समूह तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सम्मिलित करने तथा भागीदारी बनाने पर बल दिया जाएगा। गुणवत्ता पर दबाव, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ कि प्राथमिक स्तर पर गुणवत्ता में जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार के लिए प्रयास किए जाएंगे। अध्यापकों की भूमिका किस तरीके से रहेगी? तो सर्व शिक्षा अभियान का यह विश्वास है कि अध्यापकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और केंद्रीय होती है, अतः उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं पर बल दिया जाएगा। जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान के ढांचे के अनुसार प्रत्येक जिला अपनी एक जिला स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा योजना तैयार करेगा, जिसमें सभी प्रकार के किए गए निवेश जिनकी प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता है वो प्रतिबिंबित किए जाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान में सरकारी व निजी भागीदारी, सर्व शिक्षा अभियान इस बात को मानता है कि प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान मुख्यतः सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में होता है,
परंतु देश के विभिन्न भागों में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो निजी होते हुए भी प्रारंभिक शिक्षा का दायित्व लिए हुए हैं। गरीब परिवार देश के विभिन्न भागों में निजी विद्यालयों द्वारा लाए जाने वाले शुल्क को अदा नहीं कर सकते, परंतु कुछ ऐसे निजी विद्यालय भी हैं जिनका शुल्क सामान्य होता है और जहां गरीब बच्चों को भी शिक्षा देने का प्रावधान है। इनमें कुछ विद्यालयों में सुविधाओं की कमी देखी गई है और अध्यापकों को पूरा वेतन नहीं मिलता। सरकार इसके लिए सामाजिक न्याय तथा अभिगमता को बढ़ावा देते हुए उन्हें सहायता दे रही है। सरकारी निजी भागीदारी कई और पक्षों में भी देखी जा सकती है, जैसे मध्याह्न भोजन। तो मैंने आपको बताया था मध्याह्न भोजन का उद्देश्य क्या था कि स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा पंजीयन हो, इस बात के लिए मध्याह्न भोजन जो है वो योजना शुरू की गई। दूसरी ओर यदि निजी क्षेत्र अपने प्रयासों द्वारा सरकारी विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं तो इसमें भी सरकारी निजी भागीदारी जो है वो अनिवार्य है। सर्व शिक्षा अभियान संबंधी वित्तीय मानदंड क्या है? तो इस अभियान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों से प्राप्त वित्तीय सहायता का अनुपात 9वीं पंचवर्षीय योजना में 85:15 होगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में 75:25 होगा तथा उसके पश्चात वह अनुपात 50:50 का होगा। भारत सरकार राज्य सरकारों को तथा केंद्र शासित राज्यों को अगली किस्त इस शर्त पर देगी जब यह सुनिश्चित हो जाएगा कि पिछली अनुदान किस्त राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी के खाते में अंतरित कर दी गई है। वित्तीय साथ ही इसका तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि प्रारंभिक शिक्षा पहले से चल रही स्कीमें 9वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात एकत्रित हो जाएंगी। प्राथमिक शिक्षा में पोषणात्मक सहायता तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम एक विशिष्ट कार्यक्रम होगा जिसमें अनाजों तथा परिवहन खर्च केंद्र सरकार देगी तथा पकाए गए भोजन में आई लागत राज्य सरकार वहन करेगी। जो पैसा जिसका प्रयोग सुधार के लिए, रखरखाव के लिए, विद्यालय या अध्यापन अधिगम उपकरणों की मरम्मत के लिए तथा स्थानीय प्रबंधन के लिए किया जाना है, उस ग्राम समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति तथा ग्राम पंचायतों इत्यादि को अंतरित कर दिया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय तथा अन्य संबंधित सुविधाओं का विकास, जैसे कि वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा। सभी बच्चों में प्राथमिक शिक्षा की अभिगमता सुनिश्चित करने की वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जनजातीय तथा समुद्र तटीय क्षेत्र में रहने वाले उपेक्षित और सुविधा वंचित समूह के बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्य नीतियाँ विकसित की गईं, जैसे कि लोक सेवा कार्य। सर्व शिक्षा अभियान में लोक सेवा कार्य एक महत्वपूर्ण घटक है। इस घटक के अंतर्गत परियोजना का 33% तक का एक बहुत भारी निवेश किया जा सकता है। विद्यालय की ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने से बच्चों की अभिगमता तथा अवधारणा बढ़ाने में सहायता मिलती है और ये दोनों ही सर्व शिक्षा अभियान के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इसके अंतर्गत इन्हें शैक्षिक सहायता भी मिलती है जो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करती है। नवाचारी क्रियाकलाप किस तरीके से हैं? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुछ ऐसे नवाचारी कार्यक्रम चलाए गए जो बच्चों को विद्यालय की ओर खींचने, उन्हें वहाँ अध्ययन करते रहने में सहायक होते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षण यानी कि ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा कंप्यूटर शिक्षाएं आदि। शोध तथा मूल्यांकन, इस घटक के अंतर्गत शोध, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण तथा मॉनिटरिंग आते हैं। विशेष रूप से निम्नलिखित क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि नियमित रूप से समुदाय आधारित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उपलब्धि परीक्षण तथा मूल्यांकन अध्ययन किए जाते हैं, शोध क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये शोध तथा मूल्यांकन क्रियाकलापों को सम्मिलित किया गया है। विद्यालय अनुदान, तो इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को 2000 रुपये अनुदान के रूप में दिया गया, जिसमें से 1000 रुपये विद्यालय पुस्तकालय की सुविधाओं में सुधार लाने के लिए तथा शेष 1000 रुपये खराब हो चुके उपकरणों को ठीक कराने के लिए थे। अध्यापक अनुदान क्या है? तो कक्षागत कार्य संपादन के सुधार लाने के लिए अध्यापक सहायक सामग्री के निर्माण के लिए प्रत्येक विद्यालय को 500 रुपये की अनुदान राशि जो है वो दी जाती थी। अध्यापन प्रशिक्षण में, जैसा आप जानते हैं कि सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना सर्व शिक्षा अभियान का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अतः इस परियोजना के अंतर्गत अध्यापकों को समय समय पर प्रशिक्षण देना इस योजना का एक महत्व, और जो अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए
वो जो कार्य है वो डाइटों पर छोड़ा गया, जो अध्यापकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करती है और इनके अनुकूल अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करती है। इस प्रकार से प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार आया है। प्राथमिक अध्यापकों को शैक्षिक प्रविधियों, बाल मनोविज्ञान, करके सीखना, मूल्यांकन प्रविधि तथा माता पिता को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण दी जाती है। दूर शिक्षा कार्यक्रम DEP सर्व शिक्षा अभियान एक राष्ट्रीय घटक है जो भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा समर्थित है। दूर शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का दायित्व IGNOU को सौंपा गया, जिसे सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो सहयोग दे रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न इंटरवेंशन, तो इसके विभिन्न इंटरवेंशन क्या हैं, जैसे कि वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा AIE, लोक कार्य, नवाचारी क्रियाकलाप, विद्यालय अनुदान, शोध तथा मूल्यांकन, अध्यापक अनुदान, अध्यापक प्रशिक्षण और दूर शिक्षा। मध्याह्न भोजन व्यवस्था तथा इसका सर्व शिक्षा अभियान में योगदान। मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील MDM व्यवस्था भारत में एक पर्याप्त रूप से लोकप्रिय स्कीम है, जिसका आरंभ 1960 के दशक में हुआ था। इस योजना के अनुसार सभी कार्य दिवसों पर बच्चों को निःशुल्क मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे विद्यालय में भूखे ना रहें, विद्यार्थियों के पंजीकरण में वृद्धि तथा अधिक से अधिक बच्चे कक्षा में उपस्थित रहें। इस योजना के फलस्वरूप सभी जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर एक ही प्रकार का भोजन खाएंगे, जिससे उनके समाजीकरण में वृद्धि होगी तथा कुपोषण से निपटने में सहायता मिलेगी। इस योजना का एक परोक्ष लाभ ये भी होगा कि भोजन पकाने के लिए महिलाओं की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि महिलाओं को जो है वो व्यवसाय मिलेगा और उनका सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा। तो इस तरीके से मध्याह्न भोजन जो योजना है वो चलाई गई। प्राथमिक शिक्षा को पोषण संबंधी सहायता देने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है, तो इस कार्यक्रम के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार विद्यालयों को निःशुल्क अनाज देगी, तब भोजन बनाने में प्रयुक्त अन्य पदार्थों अवयवों का मूल्य राज्य सरकार वहन करेगी। इस प्रणाली को सूखे राशन प्रावधान कहा गया, परंतु नवंबर 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारों को दिशा निर्देश दिए, जिसके अंतर्गत सरकारों के लिए ये अनिवार्य हो गया है कि वे बच्चों को पका हुआ भोजन ही देगी। इस आदेश को जून 2002 से लागू किया जाना था, परंतु अधिकांश राज्यों ने इसकी अवहेलना की। इसके बाद न्यायालय के लगातार दबाव के कारण और विशेषता भोजन का अधिकार अधिगम के कारण राज्यों ने पका हुआ भोजन देना आरंभ किया। मई 2004 केंद्र सरकार ने यह वादा किया कि पके हुए भोजन का कुल खर्च जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी, जिसके लिए केंद्र ने राज्य सरकारों और अधिक वित्तीय सहायता जो है वो देना प्रारंभ कर दिया। अगला जो हेडिंग है वो ये है कि सर्व शिक्षा अभियान में विद्यमान मुख्य त्रुटियां और सर्व शिक्षा अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए उपचारात्मक उपाय क्या क्या हैं। तो विद्यमान त्रुटियां तथा सर्व शिक्षा अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित उपाय जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। त्रुटियों में जैसे ये है कि तृणमूल स्तर पर लोगों की भागीदारी नगण्य है। तो इसका उपचारात्मक उपाय क्या है, तो उपचारात्मक उपाय ये है कि प्रारंभिक शिक्षा की सार्वजनिकरण के लिए आधारिक स्तर पर लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना अनिवार्य है, ताकि कार्यक्रम जो है वो सफल हो सके। एक त्रुटि ये है कि प्रशिक्षण आवश्यकताओं तथा समुदाय भागीदारी के प्रभाव पर का मूल्यांकन करना बाकी है। तो उसका उपचारात्मक उपाय क्या है, तो समुदाय भागीदारी तथा संबंधित क्रियाकलाप की योजना और कार्यान्वयन पर सूचना प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति रिपोर्ट की जांच की जानी चाहिए। विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए संरचित शेड्यूल का एक सेट जो है वो बनाया जाना चाहिए। आयु अनुसार तथा लिंग अनुसार बाल जनसंख्या पर अद्यतित सूचना का अभाव, ये है त्रुटि। और इसका उपाय क्या किया गया, तो पंजीयन तथा विद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की अत्यंत सूचना जो आयु तथा लिंग अनुसार हो, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक, ग्रामीण, शहरी दृष्टि से हो। तो इस तरीके से जो त्रुटियां थी उनके उपचारात्मक उपाय जो हैं वो बताए गए हैं। उपस्थिति बढ़ाने के लिए उपचारात्मक उपाय क्या है, तो उपस्थिति में सुधार के लिए उपचारात्मक उपाय जो है वो नीचे हैं। जैसे कि बच्चों के विद्यालय से बाहर रहने का कारण, कक्षा में उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रस्तावित सुझाव। एक तरफ कारण है, दूसरी तरफ सुझाव है। कारण में जैसे कि है
कि बच्चों को घर की आय बढ़ाने में कार्य करना पड़ता है। तो इसका सुझाव क्या है? तो माता पिता को ये बोध करना चाहिए कि बच्चे को विद्यालय में जाना बच्चे और माता पिता दोनों के लिए लाभप्रद है। सरकारी अधिकारी को सूचित करना कि वे निर्धारित कानून को लागू करें ताकि माता पिता बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए विवश हो जाएं। तो इस तरीके से एक तरफ कारण दिए हैं, एक तरफ सुझाव दिए हैं, जिनको आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या क्या कारण और क्या क्या सुझाव थे। इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार इसको सिलसिले नज़र से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि कोई भी अगर कारण आ जाए कि इसका उपाय क्या था। फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। अब देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और सर्व शिक्षा अभियान का सुमेलीकरण। अप्रैल 1, 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो चुका है। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बालक को उसके आवास के निकट उपयुक्त कक्षा में 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रत्येक 300 लोगों की जनसंख्या वाले वास स्थान के लिए 1 किलोमीटर की दूर पर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए तथा 800 लोगों की जनसंख्या वाले वास स्थान के लिए 2 किलोमीटर की दूरी पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार एक जिले में 1032 प्राथमिक विद्यालय तथा 352 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त जिले में 780 अन्य मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय तथा 577 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। यदि इन संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो जिले में 1812 प्राथमिक विद्यालय हैं और 929 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। परंतु सर्व शिक्षा अभियान मानदंडों के अनुसार उस जिले में जिसकी जनसंख्या 31,38,671 जो कि 2001 की जनगणना के अनुसार हो, वो 10,432 प्राथमिक विद्यालय तथा 3,923 उच्च प्राथमिक विद्यालय वहाँ होने चाहिए। तथापि प्रत्येक जिले में कुछ अन्य विद्यालय जैसे निजी गैर सरकारी विद्यालय तथा मदरसे भी हैं। सर्व शिक्षा अभियान केंद्र सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे 2001 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य है कि निर्धारित समय सीमा के अंतर प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रीकरण इसे राज्य सरकारों की साझेदारी में लागू किया गया। इस कार्यक्रम का फोकस है विद्यालय से बाहर के सभी विद्यार्थियों को जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष की है विभिन्न कार्यनीति तथा प्रोग्राम करते हुए मुख्य धारा में लाना तथा उन्हें 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा देना। यह कार्यक्रम 2010 तक पूरा किया जाना था, परंतु पूरा नहीं हो पाया है। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों को दर्जा दे दिया गया है और अब 2009 में 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया गया। इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक बालक बालिका 6 से 14 वर्ष की आयु में विद्यालय जाएं। यह हमारा कर्तव्य है तथा इसकी पूर्ति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज की इकाई, जिससे हम लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, इन सबसे संबंधित कुछ छोटे मोटे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा। इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करके इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस पीडीएफ में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को अपनी वीडियोज़ के माध्यम से बता दिया है। जो भी परीक्षाओं में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिनकी संभावना भी है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।